हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स, राइट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। तो अगर इस चैप्टर्स के रिस्पेक्ट में रिगार्डिंग में अगर आप लोगों को कुछ बात बताता हूं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। एक तो ये जो यूनिट है वो अपने आप में काफ़ी आसान यूनिट है, ये पहला पॉइंट आता है। काफ़ी स्कोरिंग भी है, तो आपके लिए अच्छी बात है ये चीज़ भी। जो चैप्टर आसान होता है, स्कोरिंग होता है, उसको करने में थोड़ा मज़ा अपने को ज़्यादा आता है, राइट। और दूसरी चीज़ ये है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन इसके अंदर रहेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रहेंगे। और सबको पता ही है, अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो ध्यान रखना है कैलकुलेटर कोई यूज़ नहीं करेगा, खुद की कैलकुलेशन को स्ट्रांग करेंगे। और साथ में कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है अपने पास केमिकल काइनेटिक्स। आइए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं ये जो केमिकल काइनेटिक्स होता है बेसिकली है क्या चीज़। इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन देखें तो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली क्या है। केमिकल काइनेटिक्स ना केमिस्ट्री की उस ब्रांच को बोलते हैं जिसके अंदर अगर कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन की स्पीड के बारे में, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट कर सकते हैं, उनको स्टडी किया जाता है ना। तो उस केमिस्ट्री की उस पर्टिकुलर ब्रांच को क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे केमिकल काइनेटिक्स, तो ये लिखेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विथ, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विथ किसके साथ डील करता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन, डील्स विथ स्पीड ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शन की स्पीड के साथ डील कर रहा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करेंगे। एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, एंड मैकेनिज्म्स ऑफ रिएक्शंस, और जो रिएक्शंस हो रही है उनके मैकेनिज्म कैसे हैं, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब होता है बेसिकली रिएक्शन हो कैसे रही है। तो मैं बार बार एक बार चीज को दोबारा से एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि केमिस्ट्री की उस ब्रांच को जिसके अंदर हम लोग रिएक्शन की स्पीड के बारे में, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करेंगे, और साथ साथ में रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से हो रहे हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो हमारा लेना देना होगा वो रिएक्शन की स्पीड से लेना देना होने वाला है, राइट। तो चलिए अब आगे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास कोई रिएक्शन हो रही है, मैंने सपोज कर लिया अभी मेरे पास एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शंस के अंदर क्या हो रहा है, कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ये तो सबको पता है, जो रिएक्ट कर रहा होता है वो रिएक्टेंट होता है, जो बन रहा है वो हमारे पास प्रोडक्ट है। ये रिएक्शन हमारे पास कोई हो रही है, इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है। अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ। अगर आपके पास मान लो कोई रिएक्शन हो रहा होगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस आएगा, यहां से ना कुछ क्वेश्चंस दिमाग में जनरेट होंगे। क्या आएंगे क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आता हुआ दिखाई देगा कि मान लो अगर कोई रिएक्शन दे रखा है, भी वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। मतलब पहला क्वेश्चन ये बनने वाला दिमाग के अंदर भी कि फिजिबल और नॉट, भी वो जो रिएक्शन हो रहा है वो बेसिकली फिजिबल है या नहीं है, मतलब रिएक्शन होगा भी या नहीं होगा। पहले तो क्वेश्चन यही आएगा अपने पास। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का जो आंसर हमारे पास होगा, आंसर होगा वो इस चैप्टर के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर के अंदर नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है जो हमारे पास एक चैप्टर होता है जिसका नाम है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जाके आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता है जिसको डेल्टा जी बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। और ये जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होता है ये अपने को रिएक्शन की फिजिबिलिटी और नॉन फिजिबिलिटी के बारे में बताता है। और कैसे बताता है कि अगर डेल्टा जी का साइन हमारे पास नेगेटिव आता है तो इसका मतलब होता है भी रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे फिजिबल है, और डेल्टा जी का साइन अगर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आ गया इसका मतलब रिएक्शन हमारे पास फिजिबल नहीं है, राइट। तो इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा भी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन था, उसका आंसर मैंने बता दिया भी कहां पे होगा। ऐसे ही अब हमारे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कंप्लीट, ऐसे लिख देंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट। इसका मतलब ये है, सेकंड क्वेश्चन ये दिमाग में आता है भी अगर रिएक्शन हो रहा होगा तो रिएक्शन कितनी कंप्लीट हुई है।
कितना मेरे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन का आंसर भी इस चैप्टर में नहीं मिलने वाला। तो अब आप लोग सोचोगे अच्छा नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोगों को मिलेगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोगों को मिलने वाला है वो आप लोगों को मिलेगा यूनिट इक्विलिब्रियम के अंदर। इक्विलिब्रियम चैप्टर्स के अंदर, इक्विलिब्रियम यूनिट के अंदर एक हमारे पास टॉपिक हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, जिसमें बहुत काम हम लोगों ने किया हुआ है। उस टॉपिक का नाम होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है के के साथ, और मैं बता देता हूं भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखने का तरीका क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है कॉन्संट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन कॉन्संट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखते समय टाइम पे क्या होगा, ऊपर की तरफ प्रोडक्ट का कॉन्संट्रेशन लिखा जाता है और नीचे रिएक्टेंट का कॉन्संट्रेशन लिखा जाता है। तो अब हमारे पास क्या होगा, तो आप लोग खुद ही देख लो भी ये जो के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमें आइडिया दे देगा भी रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है। कैसे, आप लोग सोच के देखो, मान लो अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिखाई दिया भी जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्संट्रेशन बहुत ही कम है और प्रोडक्ट का कॉन्संट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, ये कब सिचुएशन आपके पास अचीव होगी, जब रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जा चुका होगा। जब रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जा चुका होगा तभी आपके पास प्रोडक्ट का कॉन्संट्रेशन रिएक्टेंट से बहुत ज्यादा होने वाला है। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप लोग एग्री करते हो, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में के का वैल्यू क्या होगा, बहुत हाई होगा। तो इसका मतलब के का वैल्यू हाई होना क्या इंडिकेट कर रहा है, रिएक्शन बहुत ज्यादा प्रोडक्ट की तरफ जा चुकी है, मतलब मैक्सिमम रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इसका ऑपोजिट क्या बन जाएगा, ऑपोजिट ये बन जाएगा भी ये देख लो भी अगर मान लो रिएक्टेंट का कॉन्संट्रेशन प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है भी रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट इसके अंदर है। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत ही कम गई है, क्योंकि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत ज्यादा चला जाता भाई फिर तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता। यहाँ पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बहुत ज्यादा है, तो यहां से तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर में वैल्यू बहुत बड़ी है, तो उसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू दिखाई देगा वो लो दिखाई देगा। तो इट मीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो वैल्यू अगर हाई होगा तो इससे पता लग जाएगा रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अगर कम होगा इसका मतलब रिएक्शन बहुत ही कम प्रोसीड हुई है। तो राइट, तो ये अपने पास अपने को सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर ना तो आप लोग रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में पढ़ोगे, ना ही आप लोग इसके बारे में ये पढ़ोगे रिएक्शन कितना फॉरवर्ड जा रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं, सिर्फ रिएक्शन की स्पीड कितनी है, कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं और कौन से मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रहा है, वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। राइट, चलिए आगे, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अपने को ये चीज समझ आ चुकी है भी इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने स्पीड से लेना देना है, मतलब स्पीड्स का ही काम है सारे का सारा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं अगले टॉपिक के अंदर, ये जो रिएक्शंस होती है ना उसको स्पीड के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग बनाएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और मैं यहां पे लिख रहा हूं किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। तो स्पीड के बेसिस पे हम लोग रिएक्शंस को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे क्लासिफिकेशन जो हम लोग रिएक्शंस का कर रहे हैं वो स्पीड के बेसिस पे कर रहे हैं। तो अगर मैं स्पीड के बेसिस पे रिएक्शंस को क्लासिफाई करूंगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा भी रिएक्शंस को मैं टोटली 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करना चाहूंगा, और ये जो क्लासिफिकेशन आएगा ये स्पीड के बेसिस पे है। अगर मैं पहली फर्स्ट कैटेगरी में बात करूं तो फर्स्ट कैटेगरी में वो लिखूंगा वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शंस। तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर मैंने क्या लिख दिया, उन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जो रिएक्शन बहुत तेज हो रही होंगी यार। मतलब स्पीड के बेसिस पे ना हम लोग रिएक्शन को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहली रिएक्शन जो कि बहुत फास्ट होती हैं, सेकंड कैटेगरी आ जाएगी जो कि बहुत स्लो हो रही होंगी, बहुत ही ज्यादा स्लो, वेरी स्लो, क्लियर। और थर्ड कैटेगरी बनेगी जिनको हम लोग स्लो लिख सकते हैं, वेरी स्लो नहीं लिखेंगे, और जिनका मॉडरेट रेट सा होगा यार, मॉडरेट रेट का मतलब क्या होगा, ना तो उनका स्पीड बहुत ज्यादा होगा ना ही उनका स्पीड बहुत ही कम होने वाला है। तो अब आपको मैं बताने जाऊंगा, अब मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाऊंगा कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो बहुत फास्ट हो रही है, कौन बहुत स्लो होती है, किनका रेट मॉडरेट सा होता है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं वेरी फास्ट रिएक्शन के रिस्पेक्ट में बात करूं ना, तो इसके अंदर जो रिएक्शन हमारे पास आती है, इसके अंदर आती हैं जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शंस होती हैं। और आयनिक रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है ना, आप लोग सरप्राइज हो जाओगे, 10⁻⁻12 से लेकर 10⁻⁻16 सेकंड के बीच में ये कंप्लीट हो जाती हैं।
1 सेकंड तो बहुत दूर की बात है यार, 1 सेकंड तो बहुत दूर की बात है। 10⁻12 टू 10⁻16 सेकंड के बीच में रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोग सोच कर देखो, रिएक्शन बहुत स्पीड से हो रहा है, बहुत स्पीड से हो रहा है, तो इन जो रिएक्शन इतनी स्पीड से हो रही होती है ना, इनका रेट आसानी से कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग इन रिएक्शन पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत तेज हो रही हैं और इनका रेट आसानी से कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। अब दिमाग में आएगा सर इतनी स्पीड से होने का रीजन क्या है, वो आपको बता देता हूं। आप लोग कोई भी एक आयनिक रिएक्शन को सपोज कर लो, जैसे मान लो मैंने एक आयनिक रिएक्शन सपोज कर लिया NaCl और AgNO3, इसका रिएक्शन मैं करवाना चाहता हूं। तो अगर मैं NaCl और AgNO3 का रिएक्शन करवाऊंगा तो सोच के देखो, ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स है और दोनों का मान लो मैंने वाटर के अंदर डाल दिया, मतलब सॉल्वेंट मैंने वाटर ले लिया, तो वाटर के जाते ही अंदर जाते ही Na पॉजिटिव जो NaCl होगा वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, AgNO3 Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में टूट जाएगी। तो इसका मतलब NaCl के आयंस बन गए, AgNO3 के आयंस बन गए। तो अब क्या रह गया, अब क्या होगा, एक आयन दूसरे आयन से कंबाइन कर जाएगा और तो कुछ करना ही नहीं है इसने यार। क्लियर है? तो जो Na पॉजिटिव होगा वो NO3 नेगेटिव से कंबाइन करके क्या बना देगा, NaNO3, और जो Ag पॉजिटिव है वो Cl से कंबाइन करके AgCl बना लेगा। तो आपके सामने ही है, देख लो यार, रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि आयंस बने हुए हैं, आयंस ने जस्ट कंबाइन नहीं करना है, और ये जो ऑपोजिट आयन तो अट्रैक्ट करते ही होते हैं, तो डेफिनेटली रिएक्शन का स्पीड ही बहुत फास्ट होने वाला है। राइट? यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब अगले पे चलते हैं। अब वेरी स्लो रिएक्शन कौन सी होंगी? वेरी स्लो रिएक्शन आप लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो रस्टिंग है, ठीक है, रस्टिंग एग्जांपल ले लो, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अगर हम लोग आयरन की रस्टिंग के बारे में बात करें, देखो अब जो जर लगती है, जंग लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये जो रस्टिंग होता है तो बहुत ही स्लो होता है। अब ऐसा तो होता नहीं है भी 10 मिनट में या 1 आवर के अंदर या फिर 1 दिन के अंदर रस्टिंग हो जाएगी, नहीं होगी ना रस्टिंग यार। रस्टिंग के लिए बहुत टाइम लगता है, महीने लग जाते हैं, ईयर्स भी लग जाते हैं, फिर जाकर रस्टिंग होता है। तो ये भी बहुत स्लो प्रोसेस है, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा। बहुत ही स्लो होगा तो इसको भी इस चैप्टर के अंदर स्टडी नहीं करेंगे। मतलब इस चैप्टर के अंदर ना तो बहुत स्पीड से होने वाली रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, ना ही बहुत ही स्लो होने वाली रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर बात किसकी करेंगे? यही तो आता है सर, हर चीज़ को बोल रहे हो ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। मैं बताने जा रहा हूँ यार, इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ उन रिएक्शंस पे बात करेंगे जिनका रेट क्या होगा, स्लो होगा या फिर जिनका रेट मॉडरेट होगा। अब ये कैसे पता लगता है कौन सी रिएक्शन मॉडरेट स्पीड की होती है? तो मॉडरेट स्पीड की रिएक्शन जनरली वो होती हैं जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल होंगे ना, उनका जो रिएक्शन होता है वो मॉडरेट स्पीड से होता है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैंने कि रिएक्शंस को लिखा, मैंने कि रिएक्शन लिखा H2 + Cl2 गिव HCl, 2 मॉलिक्यूल HCl के मेरे पास बन जाएंगे। ये मेरे पास एक रिएक्शन हो रहा है और आप सभी जानते हो बहुत कॉमन सा रिएक्शन है। अब ये देखो, ये रिएक्शन कब हो रहा होगा? जब H2 और Cl2 कंबाइन करेंगे तभी जाकर HCl बनेगा। अब H2 कंबाइन कब करेगा? अगर H2 को देखें तो H2 के अंदर H और H के बीच में इटसेल्फ बॉन्ड बना होता है, और जो Cl2 होता है उसमें बेटा Cl और Cl के बीच में ऑलरेडी बॉन्ड बना होता है। तो जब तक आप लोग सोच के देखो, जब तक आप लोग H और H के बॉन्ड को नहीं तोड़ोगे, जब तक आपके पास Cl और Cl का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तब तक जाकर H और Cl भी नहीं आपस में अटैच होंगे। तो इसका मतलब ये जो कोवलेंट मॉलिक्यूल होंगे, जब इनका रिएक्शन हो रहा होगा तो बहुत सारे बॉन्ड टूट रहे होंगे, बहुत सारे बॉन्ड बन रहे होंगे। तो डेफिनेटली बॉन्ड टूटने में क्या लगता है? टाइम लगता है, एनर्जी चाहिए होती है। तो इसका मतलब ये जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की जो रिएक्शंस होंगी वो बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं होने वाली। तो इनका स्पीड मॉडरेट सा होगा और इन्हीं टाइप की रिएक्शंस को हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तब तो आप लोगों को समझ आ गया भी क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर ना तो आयनिक रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, ना ही उन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत स्लो हो रही है। इनके अंदर सिर्फ उन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे जिनका रेट मॉडरेट होगा अपने पास। राइट एवरीवन? तो चलते हैं आगे यार। ठीक है, चलिए। अब हमने क्या किया, स्पीड के बेसिस पे रिएक्शन को क्लासिफाई भी कर लिया। अब अपना अगला टॉपिक आता है जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो कम से कम मैंने जैसे बोला था रिएक्शन को स्पीड से डील करते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए भी अगर रिएक्शन का स्पीड निकालना है, रिएक्शन का रेट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो अगला हेडिंग बनाते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शंस। अब रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली है क्या? रेट ऑफ रिएक्शंस को अगर हम देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं जनरल टर्म में क्या बोल सकता हूँ? स्पीड बोल सकता हूँ कि ये जो रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसी को रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अब अगर हम लोग जनरल एग्जांपल में सोचें तो जनरली हम लोग स्पीड कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो स्पीड कैलकुलेट करने का जनरलाइज तरीका वे क्या होता है?
हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करके बेटा स्पीड को कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो आप लोग किसी व्हीकल पे जा रहे हो और आप लोगों ने स्पीड कैलकुलेट करनी हो तो आप लोग क्या करोगे, गिवन टाइम पीरियड के अंदर आप लोग देख लोगे भी आप लोगों ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम के अंदर, वो आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी। ये तो नॉर्मल स्पीड होगी, ये जो हमारे पास व्हीकल्स हो गए उनकी स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हुआ। अब रिएक्शन की टर्म पे आ जाओ। अब रिएक्शन चलेगा थोड़ा, रिएक्शन थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, रिएक्टेंट थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो कैसे बात करेंगे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग इसको रेट को डिफाइन करने के लिए मैंने क्या कर लिया, एक रिएक्शन को सपोज कर लिया जिसपे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, राइट। अब क्या हो जाएगा, अब मैं क्या कर लूँगा, रेट को डिफाइन करने के लिए ना इनकी कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी उठा लूँगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, चाहे रिएक्टेंट की चाहे प्रोडक्ट की, और मैं ये देख लूँगा भी उस प्रॉपर्टी में कितना चेंज आ रहा है, कितने टाइम के अंदर, वो मेरे पास रिएक्शन का स्पीड हो जाएगा यार। तो इनकी जो प्रॉपर्टी मैंने सेलेक्ट की है ना, वो प्रॉपर्टी मैंने सेलेक्ट की है कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं अगर इनका रेट डिफाइन करना चाहूँ, तो मैं अगर इस रिएक्शंस का रेट डिफाइन करना चाहूँ तो मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ ना यार, इसका इस रिएक्शन का रेट कैसे डिफाइन करूँगा, रिएक्शन का रेट डिफाइन होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन यार, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, मतलब गिवन टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शंस यार, राइट। तो इसका मतलब मैं इसको सिंपल तरीके से ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी यार, राइट। ये लिख सकते हैं। यहां पे सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन को यार, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन को, और यहां पे ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, ये बेसिकली मोलर कॉन्सेंट्रेशन को बताता होता है। मैं अगर आप लोगों को बताऊं, ये मैं आपको एग्जैक्टली इसके बारे में बता देता हूं भी होता क्या है। ये मैंने यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज़ किया है ना, जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन को बहुत तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो जो मैं इनको एक्सप्रेस करूंगा वो मैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो मैंने डेल्टा रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है एन अपॉन वी, मोल पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जो मोलैरिटी होता है। तो जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने लेनी है, के लिए नंबर ऑफ मोल्स नहीं लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन हम लोग यूज करेंगे कि कितनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ रहा है कितने टाइम के अंदर, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहां तक बात सबको क्लियर हुई। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को और समझनी पड़ेगी, यहाँ पे ना जो मैंने वर्ड यूज किया बेटा, यहाँ पे मैंने चेंज वर्ड यूज किया है, चेंज वर्ड यूज किया है। अब आप लोग सोच के देखो, अगर मेरे पास टाइम जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, अब आगे चीज सोचते हैं, मतलब रिएक्शन चलेगा, तो जैसे जैसे रिएक्शन चलेगा, क्या आप लोग एग्री करते हो भी जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो जाएगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन चलेगा, टाइम निकलेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, तो इसका मतलब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसी रेट को अकेले रिएक्टेंट की टर्म में डिफाइन करूं, अकेले रिएक्टेंट की टर्म में डिफाइन करूं, तो क्या हम लोग इस तरीके से लिख नहीं सकते, क्या बड़े आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे भी, रेट को कैसे डिफाइन करेंगे, रेट को लिखेंगे डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे चेंज वर्ड लगा लेता, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने बोला चेंज तो लगा ही सकते हैं, साथ में कौन सा ज़्यादा बेटर वर्ड कौन सा है, डिक्रीज वर्ड ज़्यादा बेटर होगा ना यार, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलेगा, मैंने बता दिया रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो कम होने वाला है यार। तो इसका मतलब जब आप लोग रिएक्टेंट के टर्म में यूज़ करोगे, तो अब आप लोग यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो, डिक्रीज वर्ड यूज़ करोगे। और रिएक्टेंट के टर्म में जो रेट को लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा आर का मतलब क्या हो गया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा टी मतलब जो टाइम इंटरवल है, टाइम गैप है। हाँ सर, एक बहुत बड़ा डाउट आ गया, क्या रिएक्टेंट की टर्म में आपने यहाँ पे नेगेटिव साइन डाला, ये नेगेटिव साइन क्यों डाल दिया, क्या रेट नेगेटिव हो रहा है सर इसका। अरे भाई, रेट नेगेटिव कैसे हो जाएगा, जब रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन का स्पीड होगा, तो अगर रिएक्शन का स्पीड है तो स्पीड पॉजिटिव ही होगा, अगर रिएक्शन हो ही नहीं रहा तब उसका रेट जीरो होगा। तो रिएक्शन के रेट नेगेटिव का तो कोई सेंस नहीं है ना। ये नेगेटिव साइन बेटा क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि विद टाइम
जो कॉन्सेंट्रेशन है विद टाइम, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। मतलब कि ये जो रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की टर्म में डिफाइन कर रखा है हम लोगों ने, भी रेट डिफाइंड इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। तो जब भी रेट को रिएक्टेंट की टर्म में डिफाइन करोगे तो कौन सा साइन आगे डालोगे, नेगेटिव साइन डालोगे, ताकि ये पता लग जाए भी रेट को किसकी टर्म में डिफाइन कर रहे हो। यहाँ पे तो मैंने वर्ड लिख लिया था ना, डिक्रीज वर्ड। अगर मैं ये पूरी स्टेटमेंट ना लिखता और मैं सीधा ऐसे रिप्रेजेंट कर देता, फिर आपको ये तो समझ आ गया था भी जो रेट है वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन है। पर यहाँ पे आर क्या है, आर जरूरी थोड़ा रिएक्टेंट ही हो सकता है, आर को मैं कुछ और भी ले सकता हूँ, यहाँ पे ए और बी भी यूज कर सकता था। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ने क्या इंडिकेट कर दिया, ये कंफर्म कर दिया भी ये जो रेट आप लोग एक्सप्रेस कर रहे हो वो रिएक्टेंट की टर्म में कर रहे हो। तब हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा साइन डाल दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई, ठीक है। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से क्या कर सकते हैं भी, अगर मान लो अगर हम लोगों को रेट को प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन करना हो, रेट को अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे वर्ड आएगा इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, कितनी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो इसका मतलब अब इसको कैसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये लिखा जाएगा यार। क्लियर है। अब आप लोग प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन कर रहे हो, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में डिफाइन करोगे तो साइन यहाँ पे क्या रखोगे, पॉजिटिव ही रखोगे। कि इससे क्या पता लगा, इससे ये पता लगा भी जैसे जैसे टाइम निकल रहा होगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा होगा। या फिर आप लोग दूसरे सेंस में ये भी बोल सकते हो कि इससे ये पता लग जाएगा भी जो रिएक्शन के रेट को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो रिएक्शन के रेट को प्रोडक्ट की फॉर्म में कर रहे हैं, तब इसके आगे पॉजिटिव साइन है। अगर रिएक्टेंट की फॉर्म में होता तो आगे कौन सा साइन आ जाता, नेगेटिव साइन आता। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे। चलिए अब एक पॉइंट मैं और करता हूँ, मैं इसी पॉइंट को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ यार। मुझे लगता है इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन आ सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा भी ये जो रेट होगा ना बेटा, रेट तो पॉजिटिव ही होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, मान लो मेरे पास अगर मैंने यहाँ पे लिखा भी रिएक्टेंट मेरे पास प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला गया। मैं टाइम यहाँ पे t1 सपोज कर लेता हूँ, टाइम दो टाइम ले लेते हैं, एक टाइम t1 ले लिया, मान लो कोई भी टाइम t1 था। वहाँ पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बेटा R1 था, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन P1 ले लेते हैं। टाइम t2 पे जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो R2 हो जाएगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन P2 हो जाएगा, राइट। अब सोचो अगर मैं रिएक्टेंट की टर्म में रेट डिफाइन करूँ तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये मैं लिखूंगा। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मतलब हो गया चेंज हो गया। अब चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसका मतलब डेल्टा आर को मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा आर को लिखूंगा R2 माइनस R1 अपॉन क्या लिखेंगे T2 माइनस T1। अरे चेंज ऐसे ही तो निकालते हो, चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज कैसे निकालते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो T1 टेम्परेचर, जो T1 टाइम था तब कॉन्सेंट्रेशन R1 था, T2 पे कितना हो गया, R2 हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं रेट निकालता हूं तो रेट में कितना चेंज हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल ना बच्चों। तो फाइनल क्या था, R2 था, इनिशियल क्या था, R1 था, तो R2 माइनस R1 मैंने कर दिया। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा, देखो रेट पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो सोचने वाली बात है, आप खुद एग्री करते हो ना बेटा जी, खुद एग्री करते हो जो R2 का वैल्यू होगा वो R1 से कम ही होगा अपने पास यार, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो टाइम के साथ कम होता है, तो इसका मतलब R2 का वैल्यू R1 से कम होगा। अगर R2 का वैल्यू R1 से कम आएगा, अगर R2 का वैल्यू R1 से कम है तो क्या आप लोग एग्री करते हो ये वाला टर्म नेगेटिव आएगा। R1 बड़ा है ना आपके पास बेटा जी, तो इसका मतलब ये वाली टर्म नेगेटिव बन गई। ये टर्म नेगेटिव बनने का मतलब डेल्टा आर वाली टर्म अपने पास नेगेटिव बनी। तो अगर ये नेगेटिव बन जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो रेट तो अपने आप ही पॉजिटिव हो रहा है। पॉइंट समझ आ गया सबको। तो इसका मतलब जो नेगेटिव साइन होगा ना, इससे रिएक्शन का रेट नेगेटिव नहीं होगा, रेट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है अपने पास। राइट एवरीवन, क्लियर यहाँ तक। ऐसे आप लोग प्रोडक्ट की फॉर्म में बोल सकते हो। तो प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर रेट डिफाइन करोगे तो कैसे करोगे, आप बोलोगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक गिवन टाइम इंटरवल के अंदर। आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल निकालोगे। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, P2 है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, P1 आ जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे T2 माइनस T1 कर लेते हैं। और आपको पता ही है जो P2 का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
P1। तो अगर P2 P1 से लार्जर होगा तो डेफिनेटली डेल्टा P क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन हटा दो यार, ये नेगेटिव साइन गलती से हो गया, इसको मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो गया, P2 ग्रेटर देन P1 है, P2 ग्रेटर देन P1 होगा तो डेल्टा P पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होकर तो पॉजिटिव ही आ रहा है। तो इसका मतलब इस केस में रेट पॉजिटिव आ रहा है, रेट इस केस में पॉजिटिव आ रहा है, रेट दोनों केस में पॉजिटिव होगा। सिर्फ नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करेगा भी रिएक्शंस के रेट को आप लोगों ने जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको रिएक्टेंट की टर्म में डिफाइन किया है, राइट एवरीवन। तो ये था हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में अगला टॉपिक लेकर आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नमस्ते।